हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम सक्सेस पॉइंट। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि आपका अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख। इसमें कि आप पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक बात। और इसी के अंतर्गत जो अवतल दर्पण में पहला आपका चित्र बनता है, पहला किरण आरेख बनता है अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर हो। तो आइए देखते हैं कि इसका किरण आरेख कैसे हम लोग बना पाते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए आखिर अवतल दर्पण बनता कैसे। आपको पता है कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण कटा हुआ भाग ही होता है, जिसके उभरे तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है। जिसके उभरे तल पे क्या होती है बेटा, पॉलिश होती है। और जो दबा हुआ तल होता है वो क्या होता है, एक परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। अब गोलीय दर्पण कुछ भाग भी होते हैं, जैसे कहा जाता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में। अगर दूसरी बात की जाए कि गोलीय दर्पण इस कटे हुए गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं बेटा, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। और कहा जाता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उसका नाम हम लोग देते हैं बेटा मुख्य अक्ष। क्या नाम उसका है, मुख्य अक्ष। है बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम कहते हैं बेटा फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। अब बात ये उठती है कि आखिर अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, उसका किरण आरेख हम किस प्रकार बना पाते हैं। देखिएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ए बी, जो कि कहां पर स्थित है बेटा, अनंत पर है। वस्तु क्या रखी है, ए बी है, जो कि कहां पर स्थित है बेटा, अनंत पर है। आई बात समझ में। ये वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अब हमें किरण आरेख बनाने के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम जो कि 3 होते हैं, हमें 3 नियमों से नहीं, किन्हीं 2 नियमों की सहायता से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला नियम होता है वो कहता है, तो देखिए इसका जो चित्र होता है वो 2 माध्यम से आप बना सकते हैं। एक तो पहला नियम लगा करके वो अलग होता है, और एक में क्या होता है, दूसरा नियम और तीसरा नियम लगता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि दूसरे और तीसरे नियम लगा करके हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात, जैसे ही अवतल दर्पण में टकराई तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बेटा, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में। ये नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। आई बात समझ में। अब दूसरी बात अगर करें कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां जाएगी बेटा, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी जैसे दर्पण टकराई उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और जहां पर दोनों परावर्तित किरणें काटती हैं, वहीं पर बनता है बेटा प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। देखो यहाँ पर देखो, ये भी परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है। अब दोनों काटेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, वहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। आई बात समझ में। प्रतिबिंब आप मान लेते हैं कि ए डैश और बी डैश क्या बना है, आपका ये प्रतिबिंब बना है। क्लियर बात यहां तक। अब बात आखिर ये कहते हैं कि आखिर इसकी थ्योरी आप किस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो जिस प्रकार आपने बनाया है वैसे ही आपको लिखना है। देखिए, ये दर्पण मान लेते हैं एम एम और एम डैश, ठीक बात। अब सुनिएगा, अगर हम लिखे कि आखिर प्रतिबिंब किस प्रकार बना है, उसकी स्थिति क्या है, इसकी प्रगति क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अगर बात करें हम कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी स्थिति मतलब होता है प्रतिबिंब कहां पर बना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है ये बताइए आप, और प्रतिबिंब की प्रगति क्या है ये पूछा जाता है। प्रतिबिंब की जो है प्रकृति क्या है ये पूछा जाता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है ये पूछा जाता है। चलिए देखिए, बात करते हैं हम लोग। अगर प्रतिबिंब की स्थिति की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि जहां जिस बिंदु पर ये प्रतिबिंब बना हुआ है,
उस बिंदु पर फोकस बिंदु है। क्या है बेटा? फोकस बिंदु। तो प्रतिबिंब कहां पर बना हुआ है? फोकस बिंदु पर ही बना है। या कहे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां है बेटा? मुख्य फोकस पर। कहां है बेटा? मुख्य फोकस पर है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो आपका सीधा 1 नंबर मिल जाता है। जब वस्तु अनंत पर होती है, चाहे जो दर्पण हो, चाहे जो लेंस हो, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है बेटा? हमेशा बनता है मुख्य फोकस पर ही बनता है। ठीक बात। और अगर वस्तु फोकस पर है तो कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, पेपर में अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आगे कहा गया प्रतिबिंब बनने का आकार। यदि प्रतिबिंब का आकार कैसा है? आप देख पा रहे हैं कि वस्तु क्या है बेटा? बहुत बड़ी है। और प्रतिबिंब कैसा है बेटा? छोटा सा है। तो आप कहे कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से बहुत छोटा है। क्या बना है? वस्तु से बहुत छोटा क्या बना है? प्रतिबिंब बना। वस्तु से बहुत छोटा क्या बना है बेटा? प्रतिबिंब बना है। आई बात समझ में? अब ये कहा जाता है कि आखिर प्रतिबिंब की प्रगति क्या है? प्रगति मतलब उल्टा है कि सीधा है, कैसा है? तो आप देख पाएंगे कि जब नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। आप देख भी पा रहे हैं, उल्टी तीर है तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जाहिर सी बात है। जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? उल्टा बना है। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उल्टा के लिए वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब जब प्रगति है वो क्या है? उल्टा तथा वास्तविक है। क्या है बेटा? उल्टा तथा वास्तविक है ना। और ये भी कहा जाता है कि अवतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? वास्तविक होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य होती है तो उसका जो आभासी बन जाता है। ठीक बात। तो ये ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। अब डिपेंड क्या करता है कि आभासी और वास्तविक पता कैसे करेंगे? जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, जब सीधा बनता है तो आभासी बनता है। ये बात आप जान लीजिए। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। अब देखिए आगे बात क्या करते हैं। अब इसकी थ्योरी अगर लिखनी हुई हमें, इसके बारे में अध्ययन करना हो तो कैसे करेंगे आप जानिएगा। कहा जाता है कि कोई अवतल दर्पण है जो कि mm डैश है ना बेटा। कोई अवतल दर्पण mm डैश है ना, जिसके अनंत पर कोई वस्तु AB स्थित है। क्या कहें? फिर से एक बार सुनिए। कोई अवतल दर्पण mm डैश है जिसके अनंत दूरी पर कोई वस्तु AB स्थित है ना, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु A डैश पर आकर मिलती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश फोकस बिंदु पर वास्तविक तथा उल्टा तथा वस्तु बहुत छोटा प्राप्त होता है। ये आप कह सकते हैं। और अगर आपको नियम लगाने हैं, अगर नियम की व्याख्या करनी, तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि माना कोई अवतल दर्पण mm डैश जिसके सामने कोई वस्तु अनंत पर AB रखी है ना, जिससे होकर जाने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तत्पश्चात दूसरी प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पर आकर मिलती है, जहां पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब जो कि वस्तु से बहुत छोटा और फोकस बिंदु पर हमें प्राप्त होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक बात। तो ये आपका क्या है? प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार जब वस्तु अवतल दर्पण पर अनंत पर होती है, वस्तु का किरण आरेख है ना, प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे बनता है ये आपको बताया गया। इसी प्रकार एक नियम से और बनता है, आप देख लीजिए उसको भी। जब वस्तु अनंत पर हो उसका ही है बेटा। देखिए ध्यान से कि अगर हम कह दें कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण आपके पास है। ठीक है। अवतल दर्पण के उभरे तल पर क्या होती है बेटा? पॉलिश होती है। अवतल दर्पण के उभरे तल पर क्या होती है? पॉलिश होती है। यहाँ पर होता है बेटा ध्रुव, यहाँ पर होता है बेटा वक्ता केंद्र, और ये क्या होती है बेटा? मुख्य अक्ष होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस बिंदु हो जाएगा। अब वस्तु आपको कहाँ रखनी है बेटा? अनंत पर रखनी है। वस्तु क्या है आपके पास? AB है। वस्तु क्या है आपके पास? AB है। अब सुनिए, हमने यहाँ पर जो नियम लगाए थे वो दूसरे और तीसरे नियम लगाए थे ना। अब पहला नियम के अनुसार हम चित्र का फिगर बनाएंगे। कैसे होगा देखिए कि जब कोई प्रकाश का मुख्य अक्ष के समांतर चलती है ना, आपको पता है कि जब कोई प्रकाश का मुख्य के समांतर चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इस प्रकार दूसरी प्रकाश किरण डाली जाए तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलती है तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। भी वही पे काटेगी। अगर नीचे डाल दीजिए प्रकाश किरण, क्योंकि बेटा प्रकाश किरणें तो जाएंगी ही ना, बहुत सारी जा सकती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलती है तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और जहां पर ये सभी परावर्तित किरणें काटती है वहीं पर बनता है बेटा प्रतिबिंब। तो कहां पर आकर मिल रही है? मुख्य फोकस पर मिल रही है ना। तो यही कहा जाता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? मुख्य फोकस पर है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत भी बन सकता है। प्रतिबिंब की प्रगति क्या है? उल्टा तथा वास्तविक है। आई बात समझ में? अब
दर्पण के इस गुण को हम कहते हैं कि जब सारी प्रकाश किरणें आई और एक ही बिंदु पर बिंदुवत हो गई, तो दर्पण के इस गुण को हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो गुण होता है इसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। इस वजह से अवतल दर्पण का नाम हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी दर्पण। किस दर्पण को नाम देते हैं हम लोग? अवतल दर्पण को। किस दर्पण को कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकाश किरणें बिंदुवत हो जाती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी बात कह सकते हैं कि मानव दर्पण पूरक अवतल एवं अनंत स्थित है, जो भी है ऐसे होकर जब मुंह से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है, इससे उसका जो कि वस्तु बहुत छोटा होता है वो फोकस पर प्राप्त होता है। आप इस तरह बना सकते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। एक बार आप बनता है कि बनता है, एक वीडियो पूरा देखें, चैनल को लाइक जरूर करिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।